प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने अब तक क्या क्या कर लिया हुआ है ये मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा बता दूं। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने सबसे पहले वो सिनेरियो डिस्कस किया जिसके अंदर ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थी ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, उसको हमने केस 1 का नाम दिया था। फिर हमने उसके बाद उसी में एक चीज ऐड की, देयर इज द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात आई तो फिर हमने वहां पे देखा कि इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाए, और फिर केस 3 में हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को भी इनकॉर्पोरेट किया। और जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आता है तो फिर हमें पता है कि वहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं कॉस्टिंग मेथड की, एक कि एवरेज कॉस्टिंग यूज किया जाए और दूसरा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज किया जाए। अब उसमें हमने ये देखा कि जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज होता है तो फिर हमने क्या करना होता है, और जब लास्ट एवको मेथड यूज होता है तो फिर हमने क्या करना होता है। और कल आखिर पे हमने लॉसेस को भी अकाउंट फार किया कि लॉसेस अगर आ जाए तो फिर उसको कैसे अकाउंट फार करेंगे। तो आज अभी मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन डिजाइन किया है अभी। इस क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें सम अप कर दी हैं। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, क्लोजिंग भी है, लॉसेस भी है, और इसको हम आज करेंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आपको जिस तरह का मर्जी ट्रिक वो दे दे, वो आपको यहाँ पे आप इस काबिल होंगे कि आप इसको कर सकें। तो ये वो क्वेश्चन होगा जो पेपर में जाने से पहले आपने एटलीस्ट रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि इससे कम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं बन सकेगा। तो अब मैं वो सारी चीजें जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहा हूँ, उन सारी चीजों को मैं अब आपके सामने उसको इकट्ठा करके एक ही सवाल के अंदर उसे कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कल तक का जो जितना कुछ पढ़ा हुआ था वो सारा कुछ याद था। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ। कहा है कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 में कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला अलग दे रहा है, एक्सपेक्टेड लॉसेस की जगह टोटल लॉस लेस कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड लॉस बेटा नॉर्मल लॉस को ही कहते हैं, एक ही बात है। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करें तो वो एक्सपेक्टेड आउटपुट आती है। तो ये एक ही रिजल्ट आएगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 हमने की थी, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो वहाँ पे उसके साथ टैली है कि नहीं। आप ही मुझे देख के बता दें कि हमारा सोल्यूशन उसके साथ टैली है या नहीं। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे थे तो वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड लॉस या नॉर्मल लॉस एक ही बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस इज अ 10% जैसे लिखा होता है नॉर्मली, तो वो 10% इज एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेड लॉस और नॉर्मल लॉस एक ही बात है। मुस्तफा आप मुझे हेलो कर रहे हैं जी, बताइए आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, इक्विवेलेंट यूनिट में उस चीज ने आना होता है। सलमान आपने पूछा है कि इक्विवेलेंट यूनिट में नॉर्मल लॉस आते हैं कि नहीं, तो मैं आपको उसकी लॉजिक पहले भी बता चुका हूँ, एक दफा फिर सुन लें कि इक्विवेलेंट यूनिट के परफॉर्मा में हर वो चीज आनी है जिनको कॉस्ट चार्ज होनी है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस को कॉस्ट चार्ज नहीं होती। नॉर्मल लॉस को या तो लिखा जाता है स्क्रैप वैल्यू पे या डिस्पोजल कॉस्ट पे। तो नॉर्मल लॉस को क्योंकि कॉस्ट चार्ज नहीं होती, इसलिए नॉर्मल लॉस इक्विवेलेंट यूनिट्स के परफॉर्मा में नहीं आएंगे, ठीक है।
नॉर्मल लॉस इक्विवेलेंट यूनिट के परफॉर्मा में नहीं आएंगे। अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट चार्ज होती है इसलिए वो आता है, चार्ज होती है इसलिए गेन भी आएगा। आउटपुट को कॉस्ट चार्ज होती है इसलिए आउटपुट आती है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फाइफो में कॉस्ट चार्ज करते हैं इसलिए वो भी आता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को कॉस्ट चार्ज करते हैं इसलिए वो भी आता है। यानी सम अप करें इन सिंपल वर्ड्स के इक्विवेलेंट यूनिट के परफॉर्मा में हर वो चीज आएगी जिसको हमने कॉस्ट चार्ज करवानी है। जी फिदा, आपका मैसेज आ गया है जी, आज आपने मुझे सर कहा है, ठीक है जी, आप परेशान ना हो, आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं। फिदा हुसैन, ठीक है, आपके मैसेज आ रहे हैं जी आज। अब आप जो सवाल पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा उसका। मुस्तफा आप कह रहे हैं सर कैन यू टीच अस अ क्वेश्चन इन विच इट हैज account because in it appears there will be a I account instead of T account। मुझे बेटा समझ नहीं आया कि आप क्या चाह रहे हैं, कौन सा अकाउंट आप बनवाना चाह रहे हैं T अकाउंट की बजाय? मुस्तफा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि T अकाउंट की बजाय मैं आपको कौन सा अकाउंट कराऊं? I अकाउंट, I अकाउंट कौन सा अकाउंट है? अगर आप सीपीआर के बारे में कह रहे हैं तो सीपीआर हम करेंगे। मुझे नहीं उसका पता, अगर आपके पास उसका कोई फॉर्मेट है तो वो आप मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर लीजिएगा, फिर मैं देख लेता हूँ कि आप किस चीज़ को आई अकाउंट कह रहे हैं। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। आज आपके सामने ये डाटा लिखा हुआ है, ज़रा टी अकाउंट बनाएं, इसका टी अकाउंट बनाएं। ये जो डाटा आपके सामने लिखा हुआ है इस डाटा के मुताबिक आप टी अकाउंट बनाएं। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, वैल्यूज पुट करें, फिर आप उसे मैच कीजिएगा कि आपसे हो गया या नहीं। जी बता दें, आपने प्रोसेस अकाउंट बना लिया? 2-3 स्टूडेंट्स ने बता दिया है कि बन गया। चले जी, इसको मैं अब करवाता हूँ प्रोसेस काउंट। हम पहले ए पार्ट करेंगे, एवको से इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जाएंगे। ओके जी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मुताबिक हम टी अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, units, cost, particulars, units and cost। ओपनिंग सबसे पहले लिखते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 2000 kgs, तो ये 2000 आ गया। और मटेरियल की कॉस्ट है 8000, तो वो मैंने मटेरियल के सामने लिख दी। लेबर की कॉस्ट 5000 है ओपनिंग की, वो लिख दी। देन ओवरहेड्स की कॉस्ट ओपनिंग की 7500 ली। फिर हमने प्रोसेस में मटेरियल इनपुट किया। इनपुट मटेरियल था क्वेश्चन में दिया हुआ है kgs एट द रेट ऑफ 10 पर kg, तो ये 10,000 हो गया। 10 पर kg करें तो 100,000 हो जाएगा। देन
लेबर कॉस्ट जो इंकर हुई इस पीरियड में वो 60,000 दी हुई है क्वेश्चन में, और फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा हुआ है 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो 150% कितना बनेगा 60,000 का 90,000। ठीक है जी, तो ये 150% था लेबर कॉस्ट का, ये ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ है। आपने ऑलरेडी प्रोसेस अकाउंट बना लिया है, तो इसलिए मैं इसको ज़रा स्पीडी बना रहा हूँ कि आपने क्योंकि बना चुके हैं, आपने सिर्फ टैली करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। ये लिखा हुआ है लेबर कॉस्ट इज 60,000 एंड FOH इज 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो 150% ऑफ लेबर कॉस्ट हमने ले लिया। फिर नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10%। अब ये 10% किसका होगा, अंडरस्टूड है इनपुट का, तो इनपुट का 10% जो है वो 1000 हो जाएगा। 10,000 का 10% 1000। अब ये जो नॉर्मल लॉस है, क्या इसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है? यस गिवन है, एट द रेट 5 पर kg। तो 5 पर kg के हिसाब से इसकी स्क्रैप वैल्यू 5000 हो जाएगी। फिर उसके बाद आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट क्या क्वेश्चन में बताई हुई है, आउटपुट इज 6000 kgs। ओके, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस आना होता है और फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आना। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज 5000 kgs। तो इट मींस ये 5000 हुआ और डाटा कंप्लीट हो गया, तो डेबिट साइड का टोटल 12,000 बनता है, तो क्रेडिट का टोटल भी 12,000 होना चाहिए। तो देखें कितना बनता है, 12 भी है ये। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि अब नॉर्मल लॉस या गेन की फिगर भी कुछ बन जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम आउटपुट जो है, हमने 6000 लिखा हुआ है ना, आउटपुट कहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है आउटपुट इज 6000 kgs। मैं इसको करेक्ट करके 5500 कर रहा हूँ जी, आउटपुट को 5500 कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसी सवाल में आपको अब नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करना सिखा दूँ इसी क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये अगर 5500 है तो ये कितना हो जाएगा, तो अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 500 आ गई। ठीक है जी, तो ये हमने अब नॉर्मल लॉस जो है उसकी फिगर भी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बना ली। आउटपुट जो है वो आप ठीक कर लीजिएगा, जब मैं आपसे ये फाइल शेयर करूंगा तो मैं इसको करेक्ट करके शेयर कर दूंगा। आउटपुट इज 5500। तो ये हमने जी प्रोसेस अकाउंट बना लिया। अब हमने यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू लिखनी है, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू लिखनी है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू लिखनी है। तो उसके बाद हमारी ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड का डॉलर वाला टोटल है ये भी टैली कर जाएगा। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें तो ये कितना बनता है, 2,70,500। ठीक है, ये इधर भी इतना ही होना चाहिए। और अब हमें इन तीन चीजों के सामने क्या क्या लिखना है, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं, तो ए पार्ट में हमने एवको से करना है। तो एवको से किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें पता है इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स किस मेथड में, एवको में।
अब इक्विवेलेंट यूनिट के लिए आपको मैंने बताया था कि जितने परसेंटेजेस हैं उतने कॉलम बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने 3 अलग-अलग परसेंटेजेस लिखी हैं, मटेरियल की सेपरेट, लेबर की सेपरेट और फैक्ट्री ओवरहेड्स की सेपरेट। और एवको मेथड में आपको याद होगा कि हम यहाँ पे आउटपुट लेते थे, आउटपुट इज 5500 kgs और आउटपुट हमेशा 100% होती है। तो 100% मटेरियल यूज हुआ, 100% लेबर यूज हुई और 100% ही फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज हुए। अब उसके बाद अब नॉर्मल लॉस आना होता है। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 500। अच्छा, क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो उसने लिखा हुआ है लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन प्रोसेस इज 40% कंप्लीट। तो इसका कल मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मतलब बनता है कि लॉसेस मुझे तब पता चल गए जब प्रोसेस अभी 40% हुआ था। तो इसका मतलब ये बनता है कि मैंने लेबर और ओवरहेड्स 40% इंकर किए हैं। मटेरियल मैंने 100% लिया, उसकी क्या वजह थी, मैंने बता दिया था कल कि नॉर्मली मटेरियल स्टार्टिंग पे इनपुट किया जाता है, तो जितना मटेरियल लगना होता है वो प्रोसेस के स्टार्ट पे ही लग जाता है। तो यहाँ पे मटेरियल के लिए ये फिगर 100% आएगी क्योंकि मटेरियल हमेशा स्टार्टिंग पे लग जाता है। और जो लेबर और ओवरहेड्स हैं वो 40% ही लगने हैं क्योंकि 40% पे हमें पता चल गया कि ये 500 यूनिट जाया हो चुके हैं। तो 40% इनका 200 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कल बात आपको आखिर पे सिखाई थी, आज उसको हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद एवको मेथड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आना होता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस टी अकाउंट से देखा तो वो 5000 यूनिट्स हैं। अच्छा, क्लोजिंग की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है, तो मटेरियल उसने कहा 100% है, तो यहाँ पे 5000 आ गया। क्लोजिंग की परसेंटेज ये देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 100% फॉर मटेरियल्स, 50% फॉर लेबर एंड 50% फॉर ओवरहेड्स। तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग पे लेबर और ओवरहेड्स की परसेंटेज कितनी दी हुई है, 50%। तो हम ये 50% लिख देंगे इनके सामने, तो 2500 ये बन जाएगा और 2500 ये बन जाएगा। तो ये हमारा परफॉर्मा कंप्लीट हो गया इक्विवेलेंट यूनिट्स का। तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर एंड ओवरहेड्स। तो ये कितना बनता है, 11000 ही बनता है, 5 10 11000। और ये कितना हो जाएगा 8200, और ये जो है ये भी 8200। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। और जब इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएं तो आपको पता होता है कि अगला काम हम करते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। मुझे ये जरा फिगर्स कंफर्म कर दें कि ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का जो टोटल किया है, क्या ये तीनों चीजें ठीक हैं, इतना ही बनता है टोटल। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तो मटेरियल की पहले निकलेगी। अब फार्मूला क्या था, मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस डिस्पोजल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। अब आप देखें कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, मटेरियल की कॉस्ट 8000 है प्लस 100,000 है, ये दोनों मटेरियल की कॉस्ट हैं। और इस सवाल में स्क्रैप वैल्यू भी है 5000, तो माइनस 5000 कर दें और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। तो इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा 1,03,000। इसको आप 11,000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बना जी 9.3636। अच्छा, जब भी राउंडिंग हो तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने 4 डेसिमल तक फिगर्स लिख लेनी है, इससे आपका राउंडिंग का डिफरेंस थोड़ा आएगा, 9.3636। तो ये बन गया जी आपका मटेरियल का पर केजी रेट या पर यूनिट जो भी है, यहाँ केजी था तो इसलिए पर केजी आ गया। इसी तरह लेबर की कॉस्ट, तो लेबर की कॉस्ट कितनी थी,
ये एवको मेथड है, तो इसमें ओपनिंग की कॉस्ट भी आती है प्लस करंट पीरियड की कॉस्ट भी आनी है, डिवाइडेड बाय 8200। तो ये कितना हो जाएगा, 65,000 डिवाइडेड बाय 8200। तो ये आ गया जी $7.9268, ये भी पर केजी, क्योंकि यूनिट्स इस सवाल में पर केजीज हैं। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की ओपनिंग में कॉस्ट 70 प्लस 90,000 इंकर हुआ डिवाइडेड बाय 8200। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लें, 97,500 हो जाएगा ये। इसको जब 8200 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 11.8902 पर केजी। तो ये मैंने फिगर्स 4 डेसिमल प्लेसेस तक ली हैं ताकि राउंडिंग का डिफरेंस कम से कम आए। तो ये एवरेज कॉस्ट पर केजी आपकी क्या बनी, इन सबको आप ऐड कर लें, 9.3636 प्लस 7.9268 plus 11.8902. This will be 29.1806। जी देखें जरा, यही फिगर आई है आपकी एवरेज कॉस्ट की। जी 181 भी कर सकते हैं। जी यूसुफ बिल्कुल सही है, लेबर और ओवरहेड में से स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगी। कल मैंने आपको एक इसकी बात भी बताई थी कि क्यों नहीं माइनस होगी, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू यूनिट्स की होती है, लेबर और ओवरहेड की स्क्रैप वैल्यू नहीं होती। तो स्क्रैप वैल्यू हमेशा मटेरियल में से ही माइनस होनी है। अच्छा, अब इस रेट को क्या करना होता था, इसको यहाँ पे लिखना होता है। तो आपकी आउटपुट है 5500, तो ये मैं साइड पे कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, 5500 एट द रेट ऑफ 29.1806। तो ये बना जी 160,493, 160,493। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ साइड पे वर्किंग कर लेते हैं। अब नॉर्मल लॉस वैल्यू, अब नॉर्मल लॉस में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों चीजें इंकर हुई थी। तो ये आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स का परफॉर्मा है। अब नॉर्मल लॉस मटेरियल में 500 यूनिट है, लेबर और ओवरहेड में 200 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं मटेरियल के यूनिट्स लिखूं 500, लेबर के लिए 200 और इसके लिए भी 200। मटेरियल के लिए मटेरियल का रेट, लेबर के लिए लेबर का रेट 9.3636, लेबर का रेट है 7.9268 और ओवरहेड्स का रेट है 11.8902। इन कर लें 1 बाय 1 और इनका जो टोटल होगा वो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू है। $500 into 9.3636, तो ये बना 4682। 200 into 7.9268, तो ये बना 1585। और 200 into 11.8902 को जब करेंगे तो ये बना 2378। अब इसमें ये ऐड कर लेते हैं सारी चीजें, 4682, तो ये बना जी 8645। तो ये अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आई, इसको हमने यहाँ पे लिख देना है 8645। आप ये फिगर साथ साथ चेक करते रहिएगा, अगर कोई चेंज हुआ तो मुझे बता दीजिएगा।
जी, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू समझ आ गई है। कल भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था कि मटेरियल के लिए मटेरियल के यूनिट्स देख लें अब नॉर्मल लॉस के, लेबर के, ओवरहेड्स के। तो ये हमने इसकी कैलकुलेशन की थी कि अब नॉर्मल लॉस मटेरियल 100% और लेबर और ओवरहेड्स दोनों 40% थे, तो 40% 200 बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 200 लिखा। लेबर के लिए लेबर का रेट, ओवरहेड्स के लिए ओवरहेड्स का रेट और मटेरियल के लिए मटेरियल का रेट। अब इसी तरह यहाँ पे भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सेपरेट सेपरेट आएंगे। क्लोजिंग में मटेरियल जो है वो कितना था, 5000, ये लिखा हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 5000 और लेबर और ओवरहेड 2500। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं जी 5000, 2500। अब इनका रेट क्या था मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का, वो रेट हमने अभी यहाँ पे भी यूज किया था 9.3636, then 7.9268 and 11.8902। तो इनको 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9.3636 इंटू 5000, तो ये बना 46818। तो यहाँ पे आ जाएगा 46818, then 2500 into 7.9268, 19817, then 11.8902 multiplied by 2500, तो ये बना जी 29726। अच्छा, अगर इन तीनों का टोटल कर लें तो वो वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों का टोटल को क्या कहेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वैल्यू। अच्छा, आप ये क्रेडिट साइड का टोटल करके देखें कितना आता है। 5000 प्लस 160,493 प्लस 8645 प्लस 46818, 19817, 29726। तो ये बना 27499। तो देखें वही पॉलिसी हमारी काम आई, 27499, यानी $1 का जस्ट फर्क आया राउंडिंग की वजह से। तो ये निशानी है कि आपने कितना अच्छी ग्रिप के साथ क्वेश्चन को किया है। आपने जहां पे राउंडिंग हो सकती थी उस राउंडिंग की गलती को भी मिनिमाइज किया 4 डेसिमल तक कैलकुलेशंस करके। तो अगर आप इसी तरह पेपर में सारा मेथड ठीक करें, जैसा मर्जी अनसीन क्वेश्चन हो अपनी तरफ से बनाया हो, ये क्वेश्चन टोटली मेरा अपना अभी जो फिगर जहन में आई आपके सामने लिखता गया, तो जैसा मर्जी डाटा आ जाए, अनसीन क्वेश्चन हो, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे पक्के हैं तो आपका डिफरेंस नहीं आएगा। मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो 10, 20, $50 तक का एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर आप ये मेरा तरीका फॉलो करें, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसे लेके जाएं, प्रॉपर राउंड ऑफ करें, तो आई गारंटी कि ये लेस देन 10 पे ही आएगा, आपका राउंडिंग डिफरेंस लेस देन 10 नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये बता दें अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ लें, क्लियर कर लें अपने पॉइंट्स जो भी हैं। ये सारा सॉल्यूशन आपके सामने नजर आ रहा है। जहां जहां जो वर्किंग हुई है ये वर्किंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर आपको ये चीज ग्रिप में आ गई तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपने ना इसके बाद नहीं पढ़ना किसी भी लेवल पे सीएमए में, ये यहाँ पे ये सारा इन डिटेल। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स बार बार आगे जाके आपने पढ़ते जाना है, उनकी अपडेटेड वर्जन। प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पे ही आपने पढ़ना है और यही फाइनल है। और अगर आपको ये ग्रिप आ गई और आप कल को किसी भी प्रोसेस इन्वायरमेंट में जाएं तो आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग पे ग्रिप होने की वजह से आपकी एक अच्छी वैल्यू होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये हर बंदे को ये चीज नहीं आ रही होती प्रैक्टिकली। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से हम उसे सीख ना सकें।
एजाज आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई मसला नहीं है। अभी हमने इसी सवाल को फाइफो से भी करना है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, एक काम और किया करें, ज्यादा क्वेश्चन करने को प्रेफर ना किया करें, थोड़ा काम करें और सही तरीके से काम करें, तो आप फिर ही अच्छे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे। क्योंकि जितने आपके सिलेबस है ना, सारी सब्जेक्ट्स को जब आपने इकट्ठा करना है, फिर पेपर भी देना है, तो ये बहुत ज्यादा काम बन जाता है। तो इसलिए स्मार्ट वर्किंग किया करें। एक कॉम्प्रीहेंसिव, आप जितने मैंने आपको पिछले सारे सवाल करवाए थे ना, वो अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, वो सीखने के लिए सही थे। अब अगर कल अगर पेपर है, तो आपने आज 24 घंटे में लेस देन 24 आवर्स का समटाइम टाइम होता है कि एक पेपर दिया है, अब अगला पेपर कल है, तो लेस देन 24 आवर्स में आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आपके सारे पॉइंट्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि पूरा सिलेबस कई दफा रिवाइज हो जाए। अब अगर एक बंदा प्रोसेस कॉस्टिंग करने बैठे और 12 घंटे प्रोसेस कॉस्टिंग ही करता रहे, तो उसने अच्छा काम नहीं किया। तो ये जो एक क्वेश्चन होगा ना, आप पेपर में जाने से पहले सिर्फ एक ये कर लें, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। आपको छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस करके टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपने अभी करनी थी। जो मैं आपको कहता था ना कि कल तक ये कर लें, कल तक ये कर लें, तो ये वो वक्त था जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे पेपर का टाइम आएगा, आपके पास जो शुरू में कहा था ना कि हर टॉपिक के 5 से 7 सवाल होने चाहिए, इससे ज्यादा होने नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल 8-10 टॉपिक हैं, तो 5 सवालों का मतलब है आपके पास 50 सवाल होंगे। अब 50 सवाल आप कितनी देर में कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए थोड़े मुख्तसर मगर जामिया प्रैक्टिस किया करें। जी, ये जितनी वर्किंग है, जैसे इक्विवेलेंट यूनिट्स की वर्किंग है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट की वर्किंग है, वर्क इन प्रोसेस की वर्किंग है, ये सारी वर्किंग आपने रफ पेजेस पे करनी होती है। अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी, न्यूमेरिक असेसमेंट क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स वाला भी आता है, तो उसने ना जस्ट कॉलम में जगह दी होती है कि यहाँ पे फिगर लिखें। जैसे उसने जो आपको दिया होगा ना कि वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू लिखें, तो उसने आपको इस तरह 3 चीजें बताई होंगी, तीन रोज होंगी। एक मटेरियल की होगी, वहां पे आपने ये लिख देना है। एक लेबर की होगी, वहां पे लेबर की फिगर लिख देनी है। एक ओवरहेड्स की लाइन होगी, वहां पे ओवरहेड्स लिख देने हैं। इसी तरह आउटपुट के सामने आउटपुट लिख देना है। तो वहां हमें फाइनल फिगर्स चाहिए। बाकी सारी चीज, ये वर्किंग आपके पास ही रह जाएगी, ये एग्जामिनर ने आपसे नहीं लेना। ठीक है, ये रफ पेजेस पे आपने वर्किंग करनी है इसकी। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, ऑलमोस्ट हर बच्चे को आता है इसका क्वेश्चन। और इस एक सवाल को करने के बाद आपको मजीद कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो। जी, सही हो गया। अब हमने इस पे अच्छी खासी डिस्कशन भी कर ली। अब हम इसी को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से बनाते हैं। तो आपने काम क्या करना है, अभी आप दोबारा से टी अकाउंट बनाएं और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से अब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आप ऐसा करें कि टी अकाउंट बना लें। डाटा आपके सामने कर देता हूं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था वो भी इसको देख लें। ये डाटा है क्वेश्चन का, इस डाटा के मुताबिक आप टी अकाउंट बनाएं और फिर हम उसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करते हैं। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, मुझे बता दीजिएगा जब आप बना लें। आई होप कि आपने बना लिया होगा जी। तो अब मैं भी आपके सामने बना देता हूं, आप मैच कर लीजिएगा। अब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, लेकिन प्रोसेस अकाउंट हम बनाएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। जो पहला हमने बनाया था वो हमने एवको में बनाया था। ये जो है इसमें हमने एवरेज कॉस्टिंग यूज किया था। अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर्स यूनिट्स कॉस्ट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स और कॉस्ट।
सबसे पहले ओपनिंग लिखना है 2000 और मटेरियल की कॉस्ट 8000 है, लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट 5000 और 7500 रिस्पेक्टिवली। देन इनपुट मटेरियल 10,000 kgs at the rate 10 per kg, this will be 100,000. Labor cost 60,000. FOH 150% of labor cost, तो वो 90,000. Normal loss is 10% of what input and it can be scrapped at a 5 per kg. Scrap value will be 5,000. Output क्वेश्चन में गिवन है 5500. अब नॉर्मल लॉस 500, ये बैलेंसिंग फिगर थी. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, दिस वाज 5000 given in question. The total of debit side units is 12,000 and the total of the credit is also 12,000. तो ये देखें प्रोसेस अकाउंट की शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा मेथड चेंज होने की वजह से, यानी वही वैसा ही हमने बनाया था एवको में प्रोसेस अकाउंट और वैसा ही अब बना है. देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट. बस फर्क कहाँ पे पड़ेगा? इक्विवेलेंट यूनिट्स में, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में. तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स की. अब हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करना है. कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में रूल तो वही है, कॉलम कितने बनेंगे? जितनी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है. अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने आउटपुट नहीं लेना होता, स्टार्टेड एंड फिनिश लेना है. अब स्टार्टेड एंड फिनिश कल बताया था कि स्टार्टेड एंड फिनिश का मतलब होता है आउटपुट माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. आउटपुट इज 5500 माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख लेता हूँ 5500 माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2000. तो ये 3500 आ जाएगा स्टार्टेड एंड फिनिश्ड. तो 3500 का मटेरियल यूज हुआ, 3500 की लेबर यूज हुई और 3500 के ओवरहेड्स यूज हुए. अब फिर कल पढ़ा था अब नॉर्मल लॉस आना होता है. अब नॉर्मल लॉस 500 है, मटेरियल हमेशा शुरू में लग जाता है तो ये 500 हो गया. लेकिन लॉसेस आइडेंटिफाई हुए जब प्रोसेस 40% कंप्लीट था, तो लेबर और ओवरहेड्स 40% के हिसाब से आ गए. उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आना है. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 5000 यूनिट्स हैं. कंप्लीटेड फॉर मटेरियल 100%, दिस विल बी 5000. एंड फॉर लेबर एंड ओवरहेड क्लोजिंग की परसेंटेज जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज 50% फॉर लेबर एंड 50% फॉर ओवरहेड्स. तो यहाँ पे हम 50% लेंगे, 5000 इंटू 50%. तो ये 2500 बना लेबर के लिए और 25 बना ओवरहेड्स के लिए. अच्छा, फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आना होता है. अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स 2000 है, लेकिन क्वेश्चन को देखें तो ओपनिंग की परसेंटेज क्या गिवन है? 100% फॉर मटेरियल्स, 70% फॉर लेबर एंड 60% फॉर ओवरहेड्स. इसका मतलब है मटेरियल तो पहले ही 100% था, मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया. लेबर 70% लग चुकी थी तो मैंने 30% और लगाई. FOH 60% लग चुके थे, मैंने 40% और लगाए. तो यहाँ पे जब मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाऊंगा तो यहाँ पे मटेरियल के लिए तो 0% आ जाएगा,
दिस विल बी 0। लेबर के लिए 70% था तो 30% काम हमने किया, तो लेबर के कॉलम में 600 हो जाएगा। और ओवरहेड्स 60% थे तो 40% हमने काम किया, अब तो 800 हो गया। तो अब इनका टोटल कर लें, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो ये 9000 बन रहे हैं। ये कितना बन जाएगा, 3500 प्लस 200 प्लस 2500 प्लस 600, तो ये 6800 हुआ। और FOH जो है वो 3500 प्लस 200 प्लस 2500 प्लस 800, तो ये 7000 हुआ। आप जरा फिगर्स चेक कर लें कि क्या ये तीनों फिगर्स ठीक आई हैं, टोटल हमने सही किया, और मुझे बता दें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें। ओके ठीक है जी हसन। अब अगला काम क्या करना होता है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनानी है किस मेथड में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी होती है, ओपनिंग कॉस्ट नहीं लेते। तो करंट पीरियड की मटेरियल की कॉस्ट 1 लाख है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 9000 जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं मटेरियल के। तो ये कितना हुआ, 95,000 डिवाइडेड बाय 9000, तो ये बना जी 10.556 पर केजी। मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जा रहा हूं इसको भी। इसी तरह लेबर की कॉस्ट 60,000 है करंट पीरियड की, और लेबर के यूनिट्स हैं 6800। तो 60,000 को जब 6800 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 8.8235 पर केजी। देन FOH करंट पीरियड में FOH की कॉस्ट है 90,000 और FOH के यूनिट्स हैं 7000। तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये आएगा जी 12.8571 पर केजी। और इन तीनों का जो टोटल होगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 10.556 प्लस 8.8235 प्लस 12.8571, दिस विल बी 32.2362 जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर लें। ओवरहेड्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने बनाए, और फिर हमने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट भी कैलकुलेट कर ली, और अब अगला काम तो बस कंप्लीट होने वाला है। अच्छा जी, अब जरा टी अकाउंट को देखते हैं क्या क्या लिख। एक तो वर्क इन प्रोसेस की फिगर लिखनी है, अब नॉर्मल लॉस की लिखनी है, आउटपुट की लिखनी है। तो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू मैं इधर साइड पे ही कैलकुलेट करा देता हूं। अब नॉर्मल लॉस वैल्यू मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल के यूनिट्स 500, लेबर और ओवरहेड्स के 200। ये आपको पता है कहां से लिया, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स के परफॉर्मा में। अब नॉर्मल लॉस 500 200 200 लिखा हुआ। मटेरियल के लिए मटेरियल का रेट यूज होगा 10.556, तो 500 को 10.556 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 5278। लेबर का जो रेट आया 8.8235, 200 इंटू 8.8235, तो ये बना 1765। और
और ओवरहेड्स का रेट है 12.8571। multiplied by 12.8571, this will be 2571। तो अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकल आई 5278 plus 1765 plus 2571, this is 9614। तो इसको आप यहाँ पे 9614 लिख देंगे। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखना होता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल के यूनिट्स 5000 है, लेबर के यूनिट्स 2500, ओवरहेड्स के भी 2500। अब मटेरियल का रेट है 10.556, लेबर का रेट है 8.8235 और 12.8571। अब 1 by 1 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10.556 into 5000, this will be 52778। 8.8235 into 2500, this will be 22,059। 12.8571 into 2500, this will be 32,143। और अगर मैं इन तीनों का टोटल कर लूं तो इसको नाम देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वैल्यू। इन तीनों का टोटल करके बनता है जी 52,778 प्लस 22,059 प्लस 32,143। दिस इज 106,980। हमें पता है कि इसका टोटल आया था 2,70,500 था ना शायद, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल पहले। तो ये 2,70,500 है और ये भी 2,70,500 है। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लूँ तो वो आउटपुट की वैल्यू होगी। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बीटा लिख देता हूँ। तो अगर हम इसका बीटा फाइंड करें तो ये कितना बनता है? ये बनता है जी 1,58,520। लेकिन हमें इसकी कैलकुलेशन भी करनी आती है, आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करना भी हमें आता है। नहीं, बल्कि ये नहीं बनता 9614, ये बनता है जी 148,906। आप मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा ये बैलेंसिंग फिगर कितनी बनती है। 148,906 मैंने लिखा है, आप कंफर्म करें कि क्या बनता है आउटपुट की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर। 148,906, शाबाश, ठीक हो गया जी। ये आती है आउटपुट की वैल्यू। लेकिन हमें आउटपुट की वैल्यू निकालना भी आती है, वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आउटपुट की वैल्यू कैसे निकलती थी। कॉस्ट ऑफ आउटपुट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम कैसे निकालते थे? हम सबसे पहले आउटपुट लिख लेते थे कि आउटपुट है कितनी। आउटपुट है 5500। हमने इस पे बम्प गिराया, इसके दो हिस्से कर लिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सेपरेट किया और स्टार्टेड एंड फिनिश को हमने सेपरेट ट्रीट किया। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में प्रीवियस पीरियड में कोई पैसे हमारे लगे? प्रीवियस कॉस्ट बिल्कुल लगी है, 8,000 मटेरियल का, 5,000 लेबर का, 7,500 ओवरहेड्स का। तो इनका जब हम टोटल करेंगे तो प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट आ जाएगी 8,000 जमा 5,000 जमा 7,500। तो ये बना जी 20,500। ये वो कॉस्ट थी जो आपकी पहले से लगी हुई थी। क्या आपने करंट पीरियड में कोई कॉस्ट इंकर की? बिल्कुल की। मटेरियल की कॉस्ट कितनी इंकर हुई?
लेबर की कॉस्ट करंट भी, ओवरहेड्स की कितनी हुई। तो मटेरियल के तो 0 यूनिट्स थे इनटू मटेरियल का रेट, तो वो मटेरियल का रेट था 10.556, तो ये 0 हो गया। अब ओपनिंग में लेबर के कितने यूनिट्स हैं, ये देखें स्क्रीन पे 600 है, और ओवरहेड्स के कितने हैं 800, तो यहाँ पे 600 आ गया, और ओवरहेड्स के लिए 800 हो जाएगा। अब लेबर का रेट आपने क्या निकाला हुआ है 8.8235, तो 8.8235 को जब 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 5294, तो ये यहाँ पे आ गया 5294। अच्छा, ओवरहेड्स का रेट आपने फाइंड किया हुआ है 12.8571, 12.8571 into 800, this will be 10,286। ये जो स्टार्टेड एंड फिनिश्ड हैं ये वो हैं जो इसी पीरियड में स्टार्ट हुए, इसी में कंप्लीट हुए। तो स्टार्टेड एंड फिनिश पे ये करंट पीरियड की जो टोटल कॉस्ट थी 32.2362, 32.2362 multiplied by 3500, this will be 112,827। तो इनका टोटल कर लें, ये कितना बनता है 20,500 प्लस 5294 प्लस 10,286 प्लस 112,827, दिस विल बी 148,907। तो ये कॉस्ट ऑफ आउटपुट आई। तो अब आपने जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट वहां पे लिखी थी वो कितनी है, वो भी ऑलमोस्ट सेम होगी या राउंडिंग की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, $1 का डिफरेंस है जी राउंडिंग की वजह से। ठीक है जी, तो ये आपके साथ सारी चीज़ें टैली हैं। ये क्वेश्चन 100% आपको अब नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आप इसको देख लें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो पूछ लें। अच्छा जी, अब प्रोसेस कॉस्टिंग में हम सारे सिनेरियोज को डिस्कस कर चुके हैं, लॉसेस भी ले लिए, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी ले लिया, जितनी कम्प्लेक्सिटीज हो सकती थी वो हमने सारी अकाउंट फॉर की। अब मैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सिखाता हूँ, CPR, जिसका आप अक्सर जिक्र करते रहे हैं कि सर CPR हमने सीखनी है कि नहीं। तो CPR बेसिकली इज द एब्रीवेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। उसमें भी हमने यही काम करना है, यानी कोई नई चीज नहीं सीख रहे, सिर्फ एक उसका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं अभी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, और फिर आप देखेंगे कि यही सारा कुछ जो हमने टी अकाउंट में लिखा है उसे हमने रिपोर्ट में लिख देना है। रिपोर्ट फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले कुछ एक रो, दूसरी, तीसरी, वन बाय वन हम हर लाइन आइटम को लिखते जाते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो जो पेपर में आप क्वेश्चन देखते हैं या मॉक एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे वो एग्जामिनर ये रिक्वायर करता है प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो रिपोर्ट अगर मैं डायरेक्ट रिपोर्ट सिखाता दैट विल बी मच डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। इसीलिए आपने सीनियर से सुना भी होगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जो डिफिकल्ट है, और अब हम इसको A to Z गो थ्रू कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो CPR है वो नहायत आसान चीज है, बस हमें उसका फॉर्मेट आना चाहिए। और CB पेपर वालों को ये फायदा है कि आपको फॉर्मेट भी याद नहीं रखना, उसने तो फॉर्मेट बना दिया होगा कि ये चीज कहाँ आनी है, ये चीज कहाँ आनी है। जिस तरह आप पहले CB का पेपर देते रहे हैं तो वो फॉर्मेट आपको वहां पे दिया होता है, जस्ट यू नीड टू पुट अप द फिगर्स। तो फॉर्मेट में मैं पहले अभी आपको फॉर्मेट की लॉजिक बताता हूँ,
इसी सवाल को, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, हम इसी की सीपीआर बनाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है ये कैसे बनती है, मैं उसके फॉर्मेट की तरफ जा रहा हूं और मैं फिगर्स इसी क्वेश्चन से लूंगा और इसी क्वेश्चन की हम सीपीआर बना लेंगे। तो इसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें सीपीआर का क्वेश्चन बहुत आसानी से टैकल कर सकेंगे, क्योंकि वर्किंग सारी हमने कर ली हुई है। तो हमने उसी वर्किंग को यूज करते हुए अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट? सबसे पहले इस रिपोर्ट में कंपनी का नाम आता है, कंपनी नेम। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको सीपीआर कहते हैं। डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट की है, डिपार्टमेंट 1 2 जो भी है, और फॉर द पीरियड, यानी किस पीरियड की। यहाँ पे वो जाएगी जस्ट लाइक 30 जून 20 में। तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है जब आर डिपार्टमेंट नेम देन फॉर द पीरियड एंडेड। अच्छा जी, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 क्वांटिटी स्केड्यूल, शेड्यूल भी कह सकते हैं, स्केड्यूल भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, जो आप बोलते हैं बोलते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या आना है? क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी आनी है, यानी यूनिट्स आने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स लेने, फिर उसके बाद आपने इनपुट के यूनिट्स लेने, और अगर गेन हो जाए तो अब नॉर्मल गेन आपको पता है डेबिट साइड पे आता है, तो वो आना है, और फिर इन तीन चीजों का टोटल बना लेना है। अब जैसे अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 2000। इनपुट कितना किया? 10,000। क्या कोई गेन हुआ था? नहीं। तो टोटल हो गया 12,000। ये डेबिट साइड आ गई जी टी अकाउंट की। क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले क्या आएगा? डेबिट साइड ऑफ यूनिट्स कॉलम ऑफ द टी अकाउंट। अब इसी क्वांटिटी स्केड्यूल में क्रेडिट साइड भी आनी है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या है? नॉर्मल लॉस। फिर क्या होता है? अब नॉर्मल लॉस। फिर क्या होता है? आउटईयर। और फिर क्या होता है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था। अब नॉर्मल लॉस था, आउटपुट 5500 थी, क्लोजिंग 5000 था। तो ये टैली है 12000। तो ये शो करता है कि यूनिट्स आपके क्लियर हैं। तो ये जी सीपीआर का पहला पार्ट बन गया, क्वांटिटी स्केड्यूल। मुश्किल है हमारे लिए, तो नन्ना मुन्ना काम है। अब तो सीपीआर के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट मैंने बना दिया क्वांटिटी स्केड्यूल। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में आना क्या है? डेबिट साइड की क्वांटिटी का टोटल, फिर उसी के नीचे क्रेडिट साइड की क्वांटिटी का टोटल। तो अब हम टी अकाउंट नहीं बना रहे, हमने वही फिगर्स इस फॉर्मेट में लिख देनी है। और ये टैली होने का मतलब है कि यूनिट्स आपस में टैली है। मुझे बता दें कि सीपीआर में फर्स्ट पार्ट क्वांटिटी स्केड्यूल आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गया है? जी शाबाश, आसान लगेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे जी टोटल भी लिख देना है। अब आपको पता है पेपर में वो यही देता है,
और इस क्वांटिटी स्केड्यूल के भी तकरीबन 2 या 3 नंबर होते हैं। 10 नंबर का ये टोटल सवाल होता है, तो 2 मार्क्स तो इतना का काम करने के आपको मिल जाने हैं। सेकंड में कॉस्ट इंकर्ड की डिटेल देनी है। अच्छा, ये मैं आपको आसानी की खातिर लिख देता हूं कि ये आपने जो प्रोसेस अकाउंट बनाया था ना, उस प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड की फिगर्स आनी है यहाँ पे, तो काम आसान हो गया। क्या क्या आता है डेबिट साइड पे? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल की कॉस्ट 8000, ओपनिंग पे लेबर की कॉस्ट 5000, ओपनिंग पे एफओएच की कॉस्ट 7500। फिर आना है कॉस्ट इंकर्ड, मटेरियल पे कितने पैसे लगे, लेबर पे कितने पैसे लगे, एफओएच पे कितने पैसे लगे। तो मटेरियल कितने का लगा था? 100,000। लेबर कितने की लगी थी? 60,000। और एफओएच कितने के थे? 90,000। और अगर अबनॉर्मल लॉस हो तो अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी यहाँ पे आनी होती है, लेकिन इस सवाल में क्योंकि लॉस ही नहीं है तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी? तो वो यहाँ पे 0 है। और इसका टोटल कर लें तो इसका टोटल वही होगा 2,70,500 जो डेबिट साइड का टोटल था। तो बता दें आपको कॉस्ट इंकर्ड वाला जो सेकंड पार्ट था सीपीआर का, ये समझ आ गया? क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, सवाल से देख के फिगर्स लिखी हैं। ओपनिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिया होगा लिख लेंगे, नहीं दिया होगा 0 आ जाएगा। कॉस्ट इंकर्ड में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिया होगा तो लिख लेंगे, नहीं है कोई चीज तो वो 0 है। तो ये था जी सीपीआर का दूसरा हिस्सा। अब इन सबको मिला के 5 नंबर हो गए हैं आपके, 10 नंबर का टोटल सवाल है। ठीक है जी बेटा, ये अबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये गेन है। ये मेरे से लिखने में गलती हुई है, ये गेन है क्योंकि डेबिट साइड पे गेन आना है। ये मुझे वो लिखने में मैंने गौर नहीं किया, ये अबनॉर्मल गेन है। लॉस क्रेडिट साइड पे होता है, तो वो क्रेडिट साइड वाली तीसरी चीजें रह गई हैं, वो अभी मैं आपको करवाने लगा हूं। यहां तक देख बता दें जी सीपीआर कैसा है। जी अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बेटा क्रेडिट पे ही आती है, वो गलती से लिखा गया था वर्ड, दिस इज अबनॉर्मल गेन। अगर गेन होगा तो इस तरफ आना है। अच्छा जी, तीसरा पार्ट, अब आखिरी पार्ट, ये इस स्टेटमेंट का आखिरी पार्ट। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये हेडिंग होती है। ये नॉर्मली उसने तीसरी हेडिंग, दूसरी हेडिंग, पहली हेडिंग खुद ही बनाई होती है, आपने सिर्फ सिलेक्ट करना होता है कि क्या क्या चीजें आनी। अच्छा, इसमें क्या आना है ये भी मैं आपकी आसानी की खातिर लिख रहा हूं कि क्रेडिट साइड का जो प्रोसेस अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड की डॉलर वाली फिगर्स लिखनी है। जिंदगी आसान। अब क्या क्या आता है? नॉर्मल लॉस, तो किस रेट पे आना होता है? स्क्रैप वैल्यू पे। अच्छा, अगर डिस्पोजल कॉस्ट हो तो फिर इस तरफ आनी है, तो वो मैं यहाँ पे अब आपको रेड कलर से लिख देता हूँ कि अगर नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट हो तो वो यहाँ आनी थी, तो वो जगह नहीं बची, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ नॉर्मल लॉस डिस्पोजल कॉस्ट। अगर हुई तो वो इसी सेकंड पार्ट में आनी है, डिस्पोजल कॉस्ट। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है इस सवाल में? 5000। टी अकाउंट बना हुआ है ना। फिर उसके बाद अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आनी है, तो वो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करना सीखी। कौन से मेथड से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से भी किया हुआ है
और एवको से भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं CPR बना रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। तो इसका मतलब है मैं डाटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला लूंगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू मैंने निकाली थी 9614। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दूंगा 9614, और मैं कैलकुलेशन कहाँ पे करूंगा, रफ पेजेस पे, जैसे मैंने ऑलरेडी कर ली हुई है। कैलकुलेशन उसी तरह है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद आउटपुट की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी, वो हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है 148907। और फिर उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू। अब अगर उसने अलग-अलग कॉलम दिए हुए हैं, मटेरियल का कॉलम उसने अलहदा दिया हुआ है, लेबर का कॉलम अलहदा दिया हुआ है, ओवरहेड्स का अलहदा दिया हुआ है, तो फिर ये इसी तरह जिस तरह टी अकाउंट में हमने अलहदा वैल्यूज लिखी थी क्लोजिंग की ये वाली, तो उसी तरह अलहदा लिख देंगे। लेकिन अगर उसने एक ही कॉलम दिया है जगह, क्योंकि एग्जामिनर ने प्रोवाइड करनी होती है ना आपको कि कितने कॉलम वो देता है, अगर एक कॉलम है तो डायरेक्ट ये वाली फिगर 106980 लिख देना है। और अगर उसने क्लोजिंग में 3 कॉलम बनाए हुए हैं तो फिर आपको 1 बाय 1 मटेरियल के सामने ये लिखना है, लेबर के सामने ये लिखना है, ओवरहेड्स के सामने ये लिखना है। तो 3 कॉलम होंगे तो तीन आ जाएंगी फिगर्स, और अगर एक ही उसने रॉ दी हुई है तो फिर वो 106980 आपने लिख देना है। तो मैं यहाँ पे ये इसकी ए की वैल्यू 106980 लिख के काम खत्म कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा, तो ये टोटल वही होगा 470,500, या वो $1 का अगर फर्क है तो वो फर्क हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है 501 बन रहा है। तो ये आपका जी, ये जो काम हमने किया इसको कहते हैं जी CPR, और जो आप समझते थे कि पता नहीं क्या चीज है। अब CPR के लिए भी हमें वर्किंग करना पड़ती है। यहाँ तो प्रोसेस अकाउंट बना हुआ था ना, तो हमने कोई वर्किंग नहीं की। लेकिन वर्किंग अगर करनी होती तो कौन सी वर्किंग करनी थी, इक्विवेलेंट यूनिट्स की। तो वो ये है जी, ये वर्किंग करनी है आपने। यानी ये टी अकाउंट की जगह पे रिपोर्ट आ गई, और उसकी सपोर्ट के लिए जो वर्किंग है वो वर्किंग यही है। तरीकाकार 100% यही है। फाइफो में इस तरह हो, एबको में दूसरी तरह से होगा, कॉस्ट पर इक्फो में एवको में दूसरी तरह से निकलेगी। तो अब मुझे बता दें कि आपको सीधा समझ आ गया है। तो ये आता है जी पेपर में, और जिसको बच्चा समझता है कि ये 10 बनना मेरी जान लेने के बराबर है, हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें से आपका कुछ भी होगा, इसमें 7 to 8 मार्क्स आर वेरी इजी। जिसको थोड़ा बहुत भी पता चल गया ना, उसने 7-8 नंबर इसमें ले लेने हैं। जी टोटल कुछ गलत है, वो देख लेते हैं। वो मैं तो वैसे ही लिख दिया यार, देख लो जी टोटल क्या आता है इसका। 106,980 प्लस 148,907 प्लस 5,000 प्लस 9614, सही है यार। 470, अच्छा 270 है, ओके। तो ये जी, ये है जी CPR। और मेरा ख्याल है कि वो एक स्टूडेंट आज शुरू में कह रहा था ना कि सर आई अकाउंट करा दें, तो भाई आप आई अकाउंट इसी को कहते हैं कि ये आपका पहले डेबिट साइड आ गई, फिर उसी के नीचे क्रेडिट साइड। तो इसको हो सकता है कि किसी बुक ने आई अकाउंट का नाम दिया हो, तो वो यही है। जी स्टूडेंट्स बताएं, अब आपके क्वेश्चंस मैं इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूँ, आपका फीडबैक लेना चाह रहा हूँ इस पे कि अगर आप
आपको कोई इशू है इसमें, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। बेसिक चीज आपको वर्किंग करनी आनी चाहिए, और वो वर्किंग इक्विवेलेंट यूनिट्स की है और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट की है। एक स्टूडेंट ने कहा है कि सीपीआर और प्रोसेस अकाउंट दोनों में से एक आएगा। जाहिर बात है एग्जामिनर आपको एक ही टॉपिक से 2 सवाल नहीं देगा, क्योंकि ये तो फिर नंबर बांटने वाली बात होगी ना, कि जिसको प्रोसेस अकाउंट आता है तो वो सिर्फ इसी की बेस पे पास हो जाए अगर 2 सवाल देगा आपको, तो इसलिए वो एक सवाल ही देगा। और प्रैक्टिकली भी ये अप्रोचेज में से कोई एक चूज की जाती है। नॉर्मली जो अमेरिकन कंट्रीज हैं या कनाडा वाले हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, और जो यूके वाले हैं वो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रोसेस अकाउंट मैं इसलिए सिखाता हूँ, मैं खुद भी पर्सनली प्रोसेस अकाउंट को ज़्यादा लाइक करता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम लोग अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट हर चीज़ की डबल एंट्री कर रहा होता है, तो डबल एंट्री तो होनी है। तो डबल एंट्री होगी तो लेजर क्रिएट होगा, जब लेजर क्रिएट होगा तो वही चीज़ प्रैक्टिकली जब हमारा स्टूडेंट अगर सीपीआर सिर्फ पढ़ ले, जब वो प्रैक्टिकली जाके शुगर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, स्टील में काम करेगा तो वहां उसे लेजर नजर आएगा, फिर वो कहेगा शायद ये कोई नई चीज आ गई है। तो प्रोसेस अकाउंट इसीलिए मैं सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट समझाता हूँ। उसकी वजह क्या है कि स्टूडेंट को ईजी लगता है, क्योंकि डबल एंट्री से वो यूज टू है, उसको पता है कि डेबिट साइड क्या होती है, एसेट की क्रेडिट साइड क्या होती है, और फिर वर्किंग करने के बाद उसी को हम फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये दोनों अप्रोचेज सिलेबस का पार्ट है, मैंने आपको दोनों करा दी। रिपोर्ट में पार्ट 2 और 3 में इक्वल टोटल नहीं आएगा, इक्वल आएगा राउंडिंग की वजह से $1 का फर्क है ना, तो आप बराबर भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, वो ठीक है। राउंडिंग का मार्जिन होता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर $1 का डिफरेंस आ गया तो एग्जामिनर कहेगा ओ ये तो तुमने गलत कर दिया है, तुम्हारे नंबर कट गए। नहीं, उसकी वजह से मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं आपको ये वाली फाइल गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा आज, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड वर्किंग है, स्क्रीनशॉट में आप कहाँ करते फिरेंगे। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये सारा कंप्लीट आज का जो भी पेज है ये आज ही बना था सुबह, तो ये आज मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट के हवाले से परेशान ना हो। अच्छा, पर्पस ऑफ मेकिंग सीपीआर क्या है? नॉर्मली होता ये है कि जो सीनियर मैनेजर्स हैं लाइक बोर्ड है, तो वो ना अकाउंटिंग से फेमिलियर नहीं होते, या इवन प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है वो अकाउंटेंट नहीं होता। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो नॉर्मली इंजीनियर होता है। तो अब हम जब उसके डिपार्टमेंट की लेजर उसे दिखाएंगे ना, तो वो थोड़ा रिलक्टेंट फील करता है कि यार ये क्या मुझे इन्होंने बना दिया है, तो वो कंफर्टेबल होता है रिपोर्ट में। तो इसलिए रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना ली जाती है, सीधा सीधा नजर आ जाता है। अब देखे ना, एक बंदा अकाउंटेंट नहीं भी है तो आप उसे सिंपली ये बताए ना, यार ये एक रिपोर्ट है, तुमने इतने इनपुट किए थे, इतना तुम्हारे पास पहले था, इतनी आउटपुट होगी, यूनिट्स समझ आ गए उसे, फिर उसे कॉस्ट समझा कि ये कॉस्ट इंकर हुई थी और जब ये आउटपुट बनी है तो ये कॉस्ट हुई है। तो ये रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए इसको बनाया जाता है। इसका कोई और ऐसा स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। यार प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्या हो गया है? मैंने कहा था ना, जो चीजें मेरे सोचने वाली होती हैं वो ना आप सोचा करें, आप सिर्फ अपना काम करें। जो जितना जितना मैं आपको काम कर रहा हूँ उसी हिसाब से आपने काम करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं, 2 किट आपको दी हुई हैं एमसीक्यूज की, बीपीपी और कैपलान, आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन हमने उसे करना है अभी। मजीद सवाल भी मिल जाएंगे, बेफिक्र रहें। बाकी कोर्स कितना रह गया, मैंने आउटलाइन दी हुई है ना आपको, उसमें से देख लें क्या क्या कर लिया है और बाकी रहता है।
आपने अपना एनालिसिस भी करना है कि जो किया हुआ है उसमें से आपको कितना आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा रह गया है, आपके हिसाब से पता नहीं कितना रहता है। तो आप अपना कवर करें, बाकी छोड़ दें। तो देखें, अभी हमने आज कल वाले को प्रैक्टिस की, कल वाले की, और अभी सिर्फ फॉर्मेट आपको बताया है और उसमें वैल्यूज वही लिखी जो हमने ऑलरेडी वर्किंग की हुई थी। तो वर्किंग हमें आती है, इसलिए हमें सीपीआर मुश्किल नहीं लगी। अच्छा, कुछ किताबें, हो सकता है आप सीपीआर का फॉर्मेट किसी किताब से देखें, तो कुछ किताबें ना इसमें एक चौथा स्टेप भी बनाती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई किताब पढ़ें, उसमें सीपीआर का फॉर्मेट आप देखें तो उसमें एक चौथा पॉइंट भी होगा कि फोर स्टेप्स हैं। तो वो चौथा स्टेप क्या होगा, वो यही है, वो ये वाला है जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स को भी वो रिपोर्ट फॉर्म में बनाता है। तो ये जो ऊपर इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनी हुई है ना, यही चौथा स्टेप है। तो इसलिए इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। नॉर्मली 99% कंपनीज 3 स्टेप्स में इसको बनाती हैं, बाकी चीजें वर्किंग में आती हैं। लेकिन हो सकता है, जैसे अक्सर हम गूगल सर्च करते हैं, तो हो सकता है गूगल ही आपको कोई ऐसा फॉर्मेट बता दे सीपीआर का जिसमें 4 स्टेप्स हो या 5 हो, तो वो कोई मसला नहीं है, वो वर्किंग वालों को उसने स्टेप दिए होंगे, स्टेप का नाम दिया होगा। लेकिन जो मेन 3 एरियाज है वो मैंने आपके सामने ये बना दिए। ये जी इसकी प्रैक्टिस किट है, जॉब, बैच और प्रोसेस की। आप नंबर नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर जो जो आपने करने हैं, और सारे आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएंगे, क्योंकि आगे वीकेंड है तो आपके पास 3-4 दिन है, तो आप फ्री ना बैठें, आप एमसीक्यूज करें। फिर मंडे एमसीक्यूज आपसे नहीं होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये 163 जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये आपने करना है। 164 भी सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ है। 165, 166 जॉब कॉस्टिंग, फिर ये प्रोसेस कॉस्टिंग का 167 सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, जिस सवाल में आपको लगे कि आपको नहीं आता, आपने घबराना नहीं है, टी अकाउंट बना लेना है। जब आप टी अकाउंट में वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर आप सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपसे जो टेस्ट लिया था ना, वो इन सवालों से थोड़ा हाई लेवल का टेस्ट था, क्योंकि वहां पे मैंने रिवर्स वर्किंग कराई थी और तब मैंने आपको एमसीक्यूज भी नहीं कराए थे। तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को खुद से करें। तो ये 167 सिंपल सा सवाल ही है आपके लिए अब, क्योंकि जिस लेवल की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, ये एमसीक्यूज अब कोई इशू नहीं है। तो आप इसको खुद करेंगे जी। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, 168 भी, इसमें कोई इशू नहीं है। 169 में उसने इनपुट दिया हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट है, नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। तो ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन बन गया, पहले सिनेरियो वाला बनेगा केस 1 ये। तो जहां पे आपको लगे ना ये क्वेश्चन मुश्किल है, तो आपने उसका टी अकाउंट बना लेना है, डाटा से वैल्यूज पुट कीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 170 जो है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से होना है, और उसने पूछा है कि जो आपकी 2000 यूनिट्स फिनिश गुड्स हैं उसकी वैल्यू बता दें। तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट पूछी है उसने बेसिकली। तो ये आपको पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कैसे होनी है। तो जो बच्चे कह रहे थे ना सर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दें, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जी उनके लिए। 171 में आपने सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं। तो ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, यूनिट स्टार्टेड दिए हुए हैं, यूनिट फिनिश दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी दिया हुआ है। तो आप इसने सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट बनाने हैं। लेकिन जहां पे आप फंस जाएं, हिंट यही है कि टी अकाउंट बना लें। तो टी अकाउंट बनाएंगे तो जो चीजें मिसिंग होंगी वो आपको नजर आने लग जाएंगी, इसलिए कोई इशू नहीं बनेगा। 172 क्वेश्चन आपने नहीं करना,
ये नोट कर लें, 172 आपने नहीं करना, ये अभी एक चीज रहती है प्रोसेस कॉस्टिंग में जो अभी हमने पढ़नी है, तो 172 आप नहीं करेंगे, 173 भी नहीं करेंगे आप, 174 भी छोड़ना है, 175 आपने करना है, 176 भी होगा आपसे, 77 भी ओके है, 78, 79, ये वाला 180 वाला भी सिंपल है, ये भी आप करेंगे। 181 क्वेश्चन तो सिंपल ही है, आपने खुद से करना है, लेकिन एनालिटिकल है, तो एनालिटिकल में मुझे पता है कि मोर देन 50% लोगों को जरा थोड़ा सा चलाना पड़ता है, तो 181 अगर हो गया तो सही है, अदरवाइज क्लास में करेंगे। 182 सिंपल है, हो जाएगा। 183 में इक्विवेलेंट यूनिट्स बताने हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, तो ये भी आपको आते हैं। 184, 185, ये 185 वाला तो मेरा ख्याल है मैंने टेस्ट में भी थोड़ा सा ट्रिमिंग करके टेस्ट में पूछा था। ये 186 भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा सवाल लिया है, लेकिन हो गया तो सही है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। 187 जॉब कॉस्टिंग का है, 188 भी जॉब कॉस्टिंग है, ये थ्योरेटिकल है, जॉब कॉस्ट सर्विस कॉस्ट। अच्छा, सर्विस कॉस्टिंग अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो सर्विस कॉस्टिंग अभी आपने नहीं करना, 189 को आप ना कीजिएगा। 190 भी सर्विस कॉस्टिंग से रिलेटेड है, ये आपने नहीं करना। 191 मेरा ख्याल है इससे आगे सारे सर्विस कॉस्टिंग के हैं, तो सर्विस कॉस्टिंग अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपने सर्विस कॉस्टिंग के क्वेश्चन नहीं करने, तो इसको सिंपली कर लेते हैं कि आपने 188 तक सारे सवाल करने हैं सवाए 3 सवालों के। वो कौन से थे? वो 172 था, एक 3 था, 4 था, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक 174 आपने नहीं करना, 173 और 172, ये 3 सवाल अभी हमने नहीं करने, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ पढ़ने वाला रहता है, पहले पढ़ेंगे फिर करेंगे, तो बाकी के सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो इसका किट के आखिर पे सॉल्यूशन मौजूद है, वहां से चेक करके आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इन केस वहां से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, फिर आपने मुझे डिस्टर्ब करना है। ये ना हो कि आपने एक ट्राई की और सवाल नहीं हल हुआ या स्टेटमेंट समझ नहीं आई, तो मुझे मैसेज कर दिया कि सर इसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। उसको पहले आप अच्छी तरह कोशिश कर लें, ना समझ आई तो मैं बताऊंगा। ठीक है जी, ये सारे एमसीक्यूज आपने करने हैं, मैं आपको नहीं करवा रहा, लेकिन अगर ना हुए तो हम क्लास में करेंगे। खुद से इसलिए आपको करने को कह रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आपको टॉपिक कितना आ गया है। और हमें पता है अपना रूल कि हम जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, हम उससे पहले सारा टॉपिक रिवाइज करते हैं। तो आप आज और कल 2 दिन पहले सारे टॉपिक को रिवाइज करें, प्रोसेस कॉस्टिंग का, जॉब का, जितना पढ़ा था सबको रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद जब आप समझें कि अब मुझे आ गया ये सारा टॉपिक, फिर आपने एमसीक्यूज पे जाना है, फिर आपसे ये होंगे। और अगर आप रॉ हैंडेड जाके एमसीक्यूज करने लग जाएंगे, फिर आपसे ये नहीं होने। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि हमने ओपनिंग क्लोजिंग जो है ना, वो सिर्फ हमने पढ़ा है प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो क्या ये जॉब में भी आएगा? नॉर्मली जॉब कॉस्टिंग में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, लेकिन अगर हो भी जाए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट फाइंड करते हैं, उसी तरह क्लोजिंग की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो वो एक सवाल यहाँ पे गुजरा है, उसको देख के शायद आपके ज़हन में ये बात आई है, तो आपने उसे खुद से करना है। नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। तो नॉर्मल हालात में जॉब जो है वो विद इन अ पीरियड वाइंड अप हो जाती है, लेकिन अगर वाइंड अप ना हो तो फिर क्लोजिंग बन जाता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अगर
प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर उसने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड ना बताया हो तो कौन सा मेथड लेना है? तो जी क्या ख्याल है, कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर उसने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया तो फिर हम कौन से मेथड से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे? ये स्टूडेंट्स ही मुझे बता दें। जी शाबाश, एवको से करेंगे। आपको पता है कि जब कुछ ना बताया हो तो एवको होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमेशा तब यूज करते हैं जब स्पेसिफाई किया हो। तो जिसने सवाल पूछा था उसको उम्मीद है आंसर समझ आ गया कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो तो वो होगा जी एवको मेथड। जी सीबी पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन एफसीएमए लेवल पे साइंटिफिक की जरूरत तो आई थिंक नहीं पड़ी आपको, लेकिन अलाउ है। अच्छा, इस टॉपिक से हट के आप वैसे बता दें कि ओवरऑल आपकी तैयारी ठीक है, टेस्ट के लिहाज से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट की भी अपनी फील होती है कि हमारा ये सब्जेक्ट कैसा जा रहा है, कैसी तैयारी है। तो इस हवाले से अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहें तो बता सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि फाइफो एवको में से कौन सा मेथड अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं जब शुगर इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग को डील कर रहा था प्रैक्टिकली, तो मैंने तो खुद से ये देखा कि फाइफो मेथड ज़्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में पहले वही आउटपुट बनती है जो पहले प्रोसेस में इन है, तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज द मोस्ट सूटेबल इन एवरी प्रोसेस। टेक्सटाइल में भी हो सकता है, घी में भी, सीमेंट में भी, किसी भी इंडस्ट्री में ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड सूटेबल है। लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहे तो एवको यूज कर सकती है, आईएफआरएस की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आईएस 2 कहता है कि मैनेजमेंट जो मेथड इसमें से लेना चाहे उसे ऑप्ट कर सकती है। तो दोनों ही सही है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना है इसको। ये नहीं कि एक साल एवको यूज कर लें, अगले साल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर लें। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आप पढ़ाएंगे, तो उस हवाले से मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि मैं अगली दफ़ा कुछ पढ़ाऊंगा या नहीं। वो अगर मैनेजमेंट ने मुनासिब समझा तो मुझे कोई सब्जेक्ट दे देंगे, अदरवाइज वो कोई ऐसा मसला नहीं है। और स्टूडेंट फीडबैक जो है वो भी देखा जाता है और बाकी भी एफर्ट सारी देखी जाती हैं। तो अगर मैं सूटेबल हुआ किसी सब्जेक्ट के लिए तो मुझे मिल जाएगा। वैसे मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऑलरेडी 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, सीए को, सीमा को, ईसीसीए को, आईसीएमए को, तो वो कोई मसला नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आई कैन टीच। एक स्टूडेंट ने कहा है सर प्रीवियस कोर्स को याद करने का आसान तरीका क्या है, मीन जिससे भूले ना? बेटा रिहर्सल करें, रिहर्स इट, बार बार रिवाइज करें। मैंने आपको शुरू की क्लासेस में एक टिप दिया था कि आज एक क्लास हुई है तो आज कल आने तक इसको 2-3 दफा रिवाइज कर लो। अगले दिन 2 क्लासेस हो चुकी हैं तो पहली क्लास से लेकर दूसरी क्लास तक सारी क्लासेस रिवाइज करें। 10 दिन ये काम कर लें, यानी 10वीं क्लास के बाद आपने जब 11वीं क्लास में जाना है तो आपने
1 से लेके 10 तक को रिवाइज करना है। जब आप इतनी दफा रिवाइज करेंगे ना तो पिछला सारा फिंगर टिप्स पे है। कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे कि जितनी क्लासेस होती हैं वो ये जो 4 छुट्टियां आती हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो इन डेज में आराम से रिवाइज करते हैं पिछला सारा। तो जिन्होंने इसको 5-6 दफा रिवाइज कर लिया उनको तो ये सारी चीजें याद है। अगर आपने नहीं किया तो आप अब से शुरू कर लें। आपके जो ऑफ डेज हैं उनमें आप एक एक चैप्टर रिवाइज करें और हर वीक सारे चैप्टर रिवाइज करें। पहले दफा मुश्किल होगी, पहले दफा हो सकता है कि 4 दिनों में 2 चैप्टर आप करें रिवाइज, लेकिन जब आप अगले हफ्ते वही 2 चैप्टर दोबारा रिवाइज करेंगे ना तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको बार बार रिहर्स करें, तो रिहर्सल से आपको ये सारी चीजें याद होने लग जाएंगी। वैसे तो मैं जिस तरीके से बातों में आपको कहानी बना के बताता हूँ तो उम्मीद तो है कि आपको याद होगा। फिर भी जहां पे कहीं आप फंस जाए, ना याद आए, रिकॉर्डेड लेक्चर पे जाके उसे सुन लें। जी, ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, स्टूडेंट्स काफ़ी इसको लाइक कर रहे हैं। और जब फिजिकल क्लासेस होंगी तो फिजिकल हमने करवानी है, फिजिकल भी होगी और इंशाल्लाह हम ऑनलाइन भी जारी रखेंगे। क्योंकि ऑनलाइन में देखें आपको फ़ायदा ये है कि आपको कहीं ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ता, ट्रैवलिंग कॉस्ट बचती है। फिर उसके साथ साथ आप अपने घर में बैठ के स्कूल से लेक्चर दे रहे हैं, ले रहे हैं, और आपको आने जाने का टाइम वेस्ट जो होता था वो बच रहा है। इसके काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें नजर आए हैं, स्टूडेंट्स ने भी इसे लाइक किया है। तो इंशाल्लाह ऑनलाइन को एज अ ऑप्शन जरूर जारी रखेंगे लॉकडाउन के बाद भी। लेकिन जो फिजिकल पढ़ना चाहेंगे उन पे कोई पाबंदी नहीं होगी, वो आपकी चॉइस है कि आपने किस जगह से क्या पढ़ना है। जी बिल्कुल सही है, ऑनलाइन अगर ख़त्म होगी तो आप मेरे से नहीं पढ़ेंगे। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपका सेंटर कोई और होगा ना। मैं आपको कराची, लाहौर या इस्लामाबाद जाके तो नहीं पढ़ा सकता। मैं मैक्सिमम फैसलाबाद के लोगों को पढ़ा सकता हूँ, बाकी जगहों पे नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ऑनलाइन जो है उसी में आप मेरे से पढ़ सकते हैं। पता आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। जी उमर, आप जहाँ भी बिजी थे, किसी भी वजह से अगर आप उसे नहीं कर सके, आप टाइम निकाल लें, लेक्चर्स को सुने और आप उसे कवर करें। जो मसला आए, जो कंफ्यूजन आए, मुझे कॉल करके आप पूछ लें। चले ठीक है जी, अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर आज की क्लास एंड करते हैं। ये जो मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हैं, एटलीस्ट ये ज़रूर कर लीजिएगा। और जिनको टाइम लगे वो बीपीपी के एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर्विस कॉस्टिंग के एमसीक्यूज नहीं करने, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स के एमसीक्यूज नहीं करने, क्योंकि ये 2 चीज़ें अभी हमारी रहती हैं। लेकिन किट में सवाल इनके उसने दिए हुए हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि प्रोसेस नंबर अफेक्ट करता है क्वेश्चंस को।
ये मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या पूछना चाहा है कि प्रोसेस नंबर अफेक्ट करता है क्वेश्चंस को? ये इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, अगर आप दोबारा मुझे भेज दें। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि आपको कौन सा चैप्टर या टॉपिक सबसे मुश्किल लगता है। एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ ना, तो प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे मुश्किल था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। वजह क्या है कि अगर मैं ही आपको कह दूंगा कि ये मुश्किल टॉपिक है, तो आपने ज़हन ही बना लेना है कि ये तो मुश्किल है, इसको तो सर ने भी मुश्किल कह दिया। लेकिन मुश्किल नहीं है, लेंथी है। आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, तो स्टूडेंट नॉर्मली एज फैक्टर है, माइंड कि वो इतनी कैलकुलेशन को ज़रा जल्दी अब्जॉर्ब कर सके, इसलिए मैंने इसको बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी कैलकुलेशंस करके सिखाया है, ताकि स्टूडेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे मुश्किल टॉपिक हमने कर लिया। वैसे कईयों को तो हो सकता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी मुश्किल लगा हो। इन सिंपल वर्ड, जिसको जो नहीं आता ना, वो उसके लिए मुश्किल है। आपने अपने आप को हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इंसानी दिमाग के अंदर समझ ना आए। तो जो आपको नहीं आता, आप उसको ज़रा बार बार ज़्यादा टाइम दें, उसके बारे में पूछ लें, तो वो कर लेंगे। अभी एट द एंड इंशाल्लाह मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, और उसमें हम देखेंगे और नए सवाल करेंगे। तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द सिलेबस आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप बगैर तैयारी के भी पेपर देंगे ना, तो आप मोर देन 80% नंबर लेंगे। क्योंकि जो आपको जितने तरीकों से चीज़ें बताई जा सकती थी, वो सारी बता दी हैं। सारी पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम टू सेम पेपर में आती हैं। ये नहीं कि सिर्फ ICMA के पेपर में, ACCA सीमा के पेपर में इसी तरीके से सारी चीज़ें आती हैं। जी बिल्कुल, बीकॉम जैसा ही है, जाहिर है वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे लॉजिकली बात नहीं करते, रटा दिया जाता है अक्सर कॉलेजेस में। तो इस वजह से मैं आपको शुरू में कहा था कि बीकॉम वाले को अभी ज़रा जेन में ना लेके आइएगा, आप समझिएगा कि आप नया सीख रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट ने पूछा जी, अगर प्रोसेस 1, 2 या 3 हो, यानी कौन सा प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है, दूसरा है या तीसरा है, तो क्या मेथड चेंज होगा? नहीं, यहाँ तक सेम ही है। हमने इसी मेथड इसको करना है हमेशा। प्रोसेस 1 होगा तो फिर भी यही काम है, प्रोसेस 2 होगा तो फिर भी यही काम है, प्रोसेस 3 होगा तो फिर भी यही काम है। मैं आपको नेक्स्ट वीक में प्रोसेस पे अभी और भी काम करवाऊंगा, उसमें फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि एक ही मेथड होगा, ना CPR पे कोई फर्क पड़ेगा, ना वर्किंग पे फर्क पड़ेगा, ना प्रोसेस अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा। जी, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एक स्टूडेंट को मिलेगा, उसका क्राइटेरिया आपको पता होगा कि नहीं। आपने मैनेजेरियल लेवल 1 के तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में देने हैं, तीनों पास करने हैं, और एक सब्जेक्ट में उस अटेम्प्ट में जितने बच्चे क्लियर हो रहे हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर लेने हैं। तो आप जेहन में रखें कि आपने 90 प्लस नंबर लेने हैं, और आपने तीनों पेपर पास करने हैं। सपोज करें MIS और FCMA तीन पेपर हैं आपके इस लेवल में, मैनेजरियल लेवल 1 में। तीनों को आपने पास करना है पहली अटेम्प्ट में, और FCMA में 90 प्लस में अगर आप चले गए तो इंशाल्लाह फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आ जाएगा, क्योंकि 90 से अबव बहुत कम लोगों के होंगे। तो अगर किसी के हुए भी तो हो सकता है वो किसी और सब्जेक्ट पहले से पास कर चुका हो, या उसने अभी एक पेपर ही ना दिया हो। तो इसलिए सारे पेपर इकट्ठे देने हैं, पहली अटेम्प्ट हो आपकी और हाईएस्ट मार्क्स हो, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिल जाएगा। तो फंसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मैनेजेरियल लेवल के अभी बाकी पेपर रहते हैं। लैब में ले सकते हैं, ऑपरेशन लेवल 2 के आप
तीनों में से किसी एक को आसानी से कर सकते हैं। लाइक मैथ स्टैट जो है वो एमसीक्यू पेपर है, वो आप 100 में से 100 भी अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल है। तो आप वहां पे एफर्ट कर लें, एफसीएमए को जस्ट पास भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर 49 आ जाए ना खुदा ना खास्ता, तो फिर पता चलता है कि 50 की क्या कदर है। टाइम दोबारा लगाना पड़ जाता है, पैसे दोबारा लगते हैं। तो इसलिए आपने इसको पास होता है तो इसको कर लें और ये हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्लास से। यार सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मैंने बताया तो है कि डिस्टिंक्शन है एक तरह से, जैसे वो पोजीशन होती है ना, तो उसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी एक डिस्टिंक्शन है जो उन लोगों को मिलती है जो पूरा लेवल पहली अटेम्प्ट में और एक पेपर में हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं। थोड़ा सा आईसीएमए की वेबसाइट को पढ़ा करें यार। अगर आपका आईसीएमए में ये पहला सेशन है तो आप आईसीएमए की वेबसाइट को थोड़ा पढ़ा करें, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। चलें ठीक है जी, एंड करते हैं, क्लास का टाइम हो गया है वैसे भी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।